हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो सेशन है वो बेस्ड होने वाला है ऑन दी रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फेडरलिज्म का प्रिंसिपल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि फेडरलिज्म में किस तरह से सेंटर और स्टेट एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। कोई किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होता है, कोई किसी के सुपीरियर नहीं होता है, बट ज़रूर हाँ एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। एक दूसरे के स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होगा और आई होप कि प्रीवियस सारे सेशंस आपको अच्छे से समझ में आए। लास्ट सेशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने सारे आर्टिकल्स कवर करे। उनमें से कुछ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते। So without any further ado, let us just begin with the video and I hope my audio video is absolutely clear to all of you. तो दोस्तों आज हम रिलेशंस पढ़ने वाले हैं बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है ये हमें पार्ट 11 में दिया गया है, पार्ट 11 में दिया गया है। और इस बीच जो पार्ट्स हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उनको हम या तो लास्ट सेशन में एक बार कवर कर लेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो छूट गया हो। टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। चलिए, तो रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स में आपको बता दूं, हमारे संविधान में जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस दिए गए हैं, अब रिलेशन से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेशंस बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको डेवलप करनी है, आप इतना समझ लीजिए कि हर एक कंट्री में अगर पावर आप देखेंगे डिवाइडेड है सेंट्रली और स्टेट में, तो देयर हैज टू बी डिवीजन। और अभी तक की मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में पावर डिवाइडेड होती है। आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से होता है, डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है वो 2 टियर है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी किसी कंट्री को पहचानना हो कि वो फेडरल नेचर की कंट्री है या नहीं है, तो आप बस ये देख लीजिए कि पावर डिवाइडेड है कि नहीं है। तो डिवीजन ऑफ पावर 2 टियर है तो फेडरलिज्म है। और दूसरी चीज, इंडिया अपने में यूनिक है। क्यों? क्योंकि 3 टियर आप डिवीजन देखोगे। तो ये सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में ये जो डिवीजन ऑफ पावर है किस प्रकार से है, इसी के रिलेशंस तो हम लोग देखते हैं। अब ये जो रिलेशंस हैं दोस्तों 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बस सिंपली इतना समझ लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे वो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस जहां पे लॉ मेकिंग पावर जो है वो डिवाइडेड है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, बड़े धमाकेदार, बहुत तूफानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, बड़े ऐसी यूनिक चीजें आपको इसमें पता चलेंगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस, ये जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं दोस्तों ये पार्ट 12 में दिए गए हैं। आज के सेशन में हमारा मेन फोकस इन 2 रिलेशंस पे रहने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्कीम। ये जो स्कीम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही आपके पास ये आंसर आएगा, आपको ये बताना ही बताना है, इस तरह से फ्लो चार्ट बना के यू हैव टू टेल कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस, ये 3 टाइप के रिलेशंस हमारे संविधान में दिए गए हैं। बात समझ आ गई? सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 245 की। आर्टिकल 245 हद की बात करता है, एक्सटेंट की बात करता है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन एंड फॉर मेनी थिंग्स। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्लॉज देखिए दोस्तों क्या कहता है। कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट may make laws for the whole
और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों से मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट के पास शक्ति होगी, पावर होगी कानून बनाने के लिए पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए, एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, यानी कि जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके पास पावर होगी लॉ बनाने के लिए पूरे ही स्टेट के लिए या किसी स्टेट के भाग के लिए। अब देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 2 समझिएगा दोस्तों, कहता है नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। पार्लियामेंट के बनाए गए किसी भी लॉ को हम इनवैलिड करार नहीं देंगे, डीम टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। मान के चलिए पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया कि भारत के बाहर जो लोग स्थित हैं उनके ऊपर भी वो लॉ लागू किया जाएगा, उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा। तो क्लॉज 2 ये क्लियरली स्टेट करता है कि पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा कानून जो बनाया जा रहा है जिसमें हमने कोई क्लॉजेस डाले हैं जिसका ऑपरेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर क्या है, भारत की टेरिटरी के लिए लॉ बनाने की या भारत के किसी भाग के लिए लॉ बनाने की, तो ये उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन हो गया जो जहां पे भारत के अंदर के लिए लॉ बनाया जा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कब होगा, जब अपनी टेरिटरी के बाहर, इंट्रा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब टेरिटरी के बाहर आप लॉ बना रहे हो, कोई ऐसा लॉ बना रहे हो जो माइट भी लागू होगा कंट्री के बाहर, तो पार्लियामेंट का कोई भी लॉ सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं होगा कि उसका जो ऑपरेशन है, उसको जो इफेक्ट में लाया जा रहा है वो भारत की टेरिटरी के बाहर होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा। माइट भी उसके कुछ प्रावधान भारत की टेरिटरी के बाहर भी, भाई एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, हमारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स ऐसे बहुत होते हैं, उन कन्वेंशन ऐसे बहुत होते हैं जिनको हम लीगलाइज कर देते हैं। तो देयर आर मेनी लॉज एंड क्लॉज 2 हियर क्लियरली स्टेट्स दैट नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड, मतलब हम ये मानेंगे नहीं कि ये इनवैलिड है इस ग्राउंड पे कि उसका ऑपरेशन जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। आइए इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी डॉक्ट्रिन है, इसको भी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, टेरिटोरियल नेक्सस, इसको देखिए, जो भी स्टेट का बनाया गया कानून है, द स्टेट लेजिस्लेशन, it must be confined to persons and subjects within the territorial limits of the state। तो अगर कोई स्टेट कानून बना रहा है ऑब्वियसली वो पूरे भारत के लिए नहीं, अपने स्टेट के लिए बनाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट द स्टेट लेजिस्लेशन कुड बी स्ट्रक डाउन, उसको इनवैलिड करार दे देंगे या उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। with the legislation has only connection with any object or activity outside the state। मान के चलिए एमपी की असेंबली ने कोई लॉ बनाया कि जो क्रॉस बॉर्डर हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे जा रहे हैं, जो भी ट्रक्स हमारे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड लॉ बनाए हैं, यानी कि उसके स्टेट के बाहर। अब एमपी के बॉर्डरिंग जितने भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी वो लॉ लागू होगा जब भी हम उसकी ट्रेड की बात करेंगे, कॉमर्स की बात करेंगे, इंटरकोर्स की बात करेंगे, तो हम उसको इनवैलिड इस करार पे नहीं देंगे कि एमपी के बाहर भी आप लागू कर रहे हो, ये गलत नहीं होगा, ये वैलिड होगा। टेरिटोरियल नेक्सस की जो डॉक्ट्रिन है यही कहती है कि कोई अगर मान के चलिए स्टेट ने कोई लॉ बनाया है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, वो वैलिड होगा इफ देयर इज सफिशिएंट नेक्सस between the state making the law and the subject matter of the litigation। तो पार्लियामेंट के एंड से तो हमें क्लियर हो ही जाता है क्लॉज 2 से, स्टेट के एंड से भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान के चलिए कोई स्टेट ने लॉ बनाया है और उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रहा है तो वो भी वैलिड होगा, बट उसमें एक नेक्सस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या था आपका, द कोर्ट कुड रिक्वायर द स्टेट टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द पर्पस, किस लिए लॉ बनाया है, और उसका टेरिटोरियल कनेक्शन क्या है। इसी को दोस्तों कहा जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल, द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। चलिए अब आगे आते हैं दोस्तों। अब आगे आर्टिकल 246 बताने से पहले
बेसिक आर्टिकल है जहां पे डिवीजन ऑफ पावर का आप एलिमेंट पाओगे, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो उससे पहले एक हम लोग थोड़ा सा सेटअप बना लेते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ मेकिंग पावर का जो डिवीजन दिया गया है वो सेंट्रली और स्टेट वाइज डिवाइडेड है, इसी को हम डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। और दोस्तों ये 3 लिस्टों में डिवाइडेड है। अब जैसे हम लोग कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कभी मान के चलिए वी आर गोइंग आउट फॉर ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं, उस तरह से हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स क्रिएट करते हैं कि हमें ये परचेज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि घर में कोई फंक्शन है और अगर कोई लिस्ट हमने स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये जो पर्सन है ये इस मामले में बहुत बढ़िया काम करते हैं या ये काम यही कर सकते हैं, तो वो लिस्ट हमने उनको दे दी कि आप इसका सामान अरेंज कराइए, आप इसका इंतजाम कराइए। उसी तरह से ये 3 लिस्ट दी गई हैं। इन 3 लिस्टों में एक लिस्ट स्पेसिफिकली बनाई गई है यूनियन गवर्नमेंट के लिए या पार्लियामेंट के लिए। सिर्फ पार्लियामेंट ही उस पर लॉ बना सकती है। इसमें करीबन 97 आइटम्स है। एक लिस्ट हमने बनाई है, उसके ऊपर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स ही लॉ बना सकते हैं। और एक लिस्ट हमने क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। हमने कहा पार्लियामेंट भी लॉ बनाए और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी लॉ बना सकते हैं। सो इट इज जस्ट द लिस्ट ऑफ आइटम्स लॉ बनाने के लिए, लॉ मेकिंग पावर जिन जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप होल्ड करके रखेंगे। आइए, so the distribution of legislative powers between the center and the state is the most important characteristic of any federal system. In reality, whole federal system revolves around this basic core of distribution of या division of powers. Federal Constitution में demarcation होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, between the center and the states by the Constitution itself, which is usually a written document, a rigid one, which is not easily capable of amendment. And 2 points और ध्यान रखिएगा। Any invasion by one level of government in that area assigned to another, मतलब हमने फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर दिया है किसी एक्स सब्जेक्ट के ऊपर, अगर उसके ऊपर स्टेट लॉ बना रहा है तो वो इन्वेजन हो जाएगा और ये ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ये सही बात नहीं है। फिर फायदा क्या, फिर 7 शेड्यूल में 3 लिस्टों को देने का फायदा क्या अगर आप हमारे सब्जेक्ट पे लॉ बना रहे हैं। ये सेंटर या पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता बहुत सारे मामलों में, वो भी हम देखेंगे। Such breach of the constitution is justiciable issue to be determined by the courts. ये कोर्ट डिटरमाइन करेंगे कि ये ठीक हुआ है नहीं हुआ है। Each level of government thus functions within the area. आप अपनी हद में रहेंगे। आपकी हद हमने डिटरमाइन करी है आर्टिकल 246 की मदद से और 7 शेड्यूल की 3 लिस्टों की मदद से। आगे आइए दोस्तों, आर्टिकल 246 देखिए क्या कहता है। बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो एम है ना, जो अचीव करना चाहते हैं वो पता लग रहा है इनकी लैंग्वेज से। देखिए क्लॉज 1 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2, क्लॉज 3 हमें इससे मतलब नहीं कि क्लॉज 2 में क्या दिया गया है, हमें इससे मतलब नहीं है क्लॉज 3 में क्या दिया गया। हमें इतना पता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स enumerated in list 1 in 7 schedule referred to as union list। सिंपल बात कर दी। हमने कहा कि हमें मतलब नहीं क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्या कह रहा है, आप किसको पावर दे रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पार्लियामेंट के पास कैसी पावर होगी, एक्सक्लूसिव। कोई चीज एक्सक्लूसिव कब होती है, जब किसी एक ही इंसान के पास उसका होल्ड होता है, वो एक्सक्लूसिव चीज होती है। क्लॉज 2 पे आइएगा, तो आपको बेइज्जती महसूस होगी। आइए क्लॉज 2 पे। Notwithstanding anything in clause 3, कहा हमें clause 3 से मतलब नहीं है। Parliament and subject to clause 1 the legislature of state, कहा कि clause 3 में जो दिया गया हमें इससे लेना देना नहीं है, बट जो clause 1 में दिया गया उसके मद्देनजर रखते हुए and subject to clause 1 पार्लियामेंट के पास पावर होगी, हमें इससे मतलब नहीं क्लॉज 3 में क्या दिया गया, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होगी मद्देनजर रखते हुए जो हमें क्लॉज 1 में पार्लियामेंट को पावर दे के रखी है कॉन्करेंट लिस्ट में। ऑल्सो हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 3 इन द 7 शेड्यूल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड टू एज कॉन्करेंट लिस्ट। क्लॉज 1 में यूनियन लिस्ट, क्लॉज 2 में कॉन्करेंट लिस्ट। अब आइए इधर
अब क्लॉज 3 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट टू क्लॉजेस 1 सब्जेक्ट टू क्लॉजेस 2, मतलब क्लॉज 1 में जो दिया गया उसको मद्देनजर रखते हुए, क्लॉज 2 में जो दिया गया उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी लॉज बनाने की फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ with respect to any matters which are enumerated in list 3 referred to as state list. यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के मामले में क्लियर कर दिया एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है, हमें नहीं फर्क पड़ता आप 2 में क्या बोल रहे हो 3 में क्या बोल रहे हो। 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी, हमें इससे मतलब नहीं है कि 3 में क्या दिया गया है, और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर होगी बट क्लॉज 1 को मद्देनजर रखते हुए कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक बात है। 3 में दिया गया है कि हम क्लॉज 1 को भी मद्देनजर रखेंगे, क्लॉज 2 को भी मद्देनजर रखेंगे, उसके बाद एक्सक्लूसिव पावर होगी स्टेट लिस्ट की। अब अगर कोई ओवरलैपिंग होती है तो क्लॉज 3 अपने आप ही क्लियर कर रहा है कि पार्लियामेंट के मद्देनजर रखते हुए, और अगर पार्लियामेंट एक्सीड कर रहा है अपनी पावर, आपको वैसे भी सब्जेक्ट टू रहना था पार्लियामेंट के। एक्सक्लूसिव पावर तो आपके पास है, लेकिन माइट भी कॉन्करेंट लिस्ट में आपने भी लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, अब क्या, आपको वैसे भी सब्जेक्ट टू रहना था पार्लियामेंट के। ये अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे आइए दोस्तों, क्लॉज 4 भी इसमें दिया गया है, कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच मैटर इज अ मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में हमने पार्लियामेंट को पावर दे दी है लॉ बनाने की, टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर for any part of the territory of India not included in a state notwithstanding that such matter is a matter enumerated in a state list। हमें इससे मतलब नहीं है, वो स्टेट लिस्ट में दिया गया है। अगर फॉर एग्जांपल स्टेट में वो एरिया नहीं है तो भैया 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, माइट भी स्टेट के बाहर का कोई एरिया है, कोई यूटी है, तो कोई ऐसे एरियाज है जो स्टेट के बाहर है, वहां पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, भले ही क्यों ना वो मैटर स्टेट लिस्ट में होगा। यूनियन लिस्ट में है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, स्टेट लिस्ट में तो भी लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। आगे आइए ये 4 क्लॉजेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। सो यही स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें हमें ये पता लगता है दोस्तों कि सेंटर थोड़ा सा हमारा क्या है, थोड़ा सा धावा बोले बैठा है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, उसके पास एडवोकेट पावर है कि वो मेंटेन कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब यूज करते हैं फॉर इन फेवर ऑफ शोइंग इट दैट इंडिया इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और समहाउ वेयर द सेंटर इज हैविंग मोर पावर। तो ऐसे में देखिए, जैसे हमारा कंट्री बना, जो सिचुएशन थी, जो कंडीशंस उस टाइम पे थी, तो बहुत ज़रूरी था कि हम यूनियन गवर्नमेंट को या हम सेंटर को या हम पार्लियामेंट को कुछ मतलब बड़े बड़े पावर्स दें कि अगर इवेंट कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा हादसा होता है, हमारी कंट्री किसी बहुत बुरे दौर से गुजरती है, तो एटलीस्ट कोई तो अथॉरिटी है जो ऐसी पावर्स को होल्ड करके रखे और बागडोर जो है वो संभाले। आइए आगे। The Indian Constitution seeks to create 3 functional areas: exclusive area for the center, exclusive area for the state, common or concurrent area in which both center and states may operate simultaneously, subject to overall supremacy of the center। बस ये हमें समझ में आया आर्टिकल 246 से, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको। आइए आगे। और जब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, द जनरल आइडिया अंडरलाइंग द कॉन्करेंट लिस्ट इज that there may be subjects on which parliament may not feel necessary। भाई कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे मैटर्स होंगे, पार्लियामेंट को लगेगा कि यार इस पे हमें लॉ बनाने की क्या जरूरत है, हम नहीं बनाएंगे। may not feel necessary to initiate legislation in the first instance because these matters national importance के नहीं हो, स्टेट उस पे लॉ बना सकता है with respect to any matters। लेकिन अगर but if at any time any of these matters assumes a national importance and requires to be dealt with on a all India basis, center can step in and enact necessary legislation। स्टेट का लॉ वहां पे सबसाइड हो जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ध्यान रखिएगा। अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा।
अब आइए दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट्स के प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल भी आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। तो क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में एक डिवीजन ऑफ पावर हमने देखा, हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई भी अपनी पावर को एक्सीड करके दूसरे की लिस्ट में, जनरली हम यही जानते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा क्या कोई अपनी पावर को एक्सीड कर सकता है, आप कहेंगे नहीं। फिर डिटेल में जब आप जाओगे तब आपको, हाँ सब्जेक्ट टू, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को रहना है, इसीलिए पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे लॉज, मतलब स्टेट लिस्ट के भी मैटर्स पे लॉ बना सकता है। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारे ऐसे मैटर्स में जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, जो नेशनल इंटरेस्ट के, उस पर लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट पे। सो डोंट वरी ऑन दैट। बट सबसे पहले हमें ये जानना है कि फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ पावर है, नोबडी कैन एक्सीड एंड हॉप ऑन टू द एरिया गिवन असाइन टू द स्टेट, टू द सेंटर, एक्सेट्रा। आइए आगे। सो क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली अराइज, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं वेदर अ पर्टिकुलर मैटर फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ वन और अदर गवर्नमेंट, इट इज फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। अब अगर कोई डिस्प्यूट आएगी कि ये मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में, अगर डिस्प्यूट आ गई कि ये मैटर कौन, इस मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, तो ये कोर्ट डिसाइड करेंगे। सच मैटर्स फॉर इट इज देयर फंक्शन टू सी नो गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स पावर, ये कोर्ट का फंक्शन है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ बिकम्स एसेंशियली a question of power which in a federal constitution turns upon the construction of entries in the legislative list। तो जो भी एंट्रीज आपके 3 लिस्टों में दी गई है उनको इंटरप्रेट किया जाएगा, उनको डिटेल में देखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि जो सेंटर स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो लॉ बनाया गया उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये हमें देखना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन करके लिस्टों का कि किस एम से बनाया गया था, और अगर थोड़ा भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और अगर सेंटर ने लॉ बनाया हुआ है तो वो सेंटर का लॉ ही प्रिवेल करेगा। आइए आगे आगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ईच लिस्ट जो है दोस्तों, ईच एंट्री, सॉरी, जो भी सब्जेक्ट मैटर दिया गया उसको हम इंटरप्रेट करेंगे ब्रॉडली। द एंट्रीज in the 3 lists are not always set out with scientific precision, नहीं है, लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है दोस्तों कि हर एक आइटम को हम इस तरीके से डिफाइन करें कि दूसरा वो आइटम जो है एक्सक्लूसिव हो जाए। भाई बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एजुकेशन, डिफेंस, लॉ बनाने की पावर, जैसे आपका सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, ये सारे लिस्टों में दिए गए हैं। आपका वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन कर रहे हैं या हम डाल रहे हैं कि ये स्टेट लिस्ट लॉ बनाएगी, इस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, तो उससे सिमिलर नेचर का दूसरा सब्जेक्ट मैटर भी तो हो सकता है ना। वो ब्रॉडली हम उसको स्टेट, मतलब वी कैन नॉट जस्ट कीप इट इन अ ब्रैकेट। आइए आगे आइए। The framers of the Constitution wish to take a number of comprehensive categories and describe each of them by a word broadband generally apply। तो यहाँ पे कोशिश पूरी करी गई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, वाटर, एग्रीकल्चर, लैंड। Justification of this approach is that the entries set up machinery of the government। ये जो एंट्रीज हैं, ये जो सरकार है उसकी मशीनरी को सेटअप करती हैं। They demarcate the areas of heads or fields of legislation within which the respective legislature can operate and do not confer legislative powers such as legislative powers on the center and states is conferred by Article 246 and not by the entries in the 3 legislative lists। ये प्रेमचंद के केस में कहा गया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि हमने तीनों लिस्ट के अंदर मैटर्स दे दिए हैं, तो उन मैटर्स को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर डाला गया है, तो अगर ऐसा कोई इवेंट आता है कि पार्लियामेंट उस पर लॉ बना रहा है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। मतलब हमने डिमार्केट जरूर कर दिया है, बट ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हम उनको पूरी तरह से प्रॉपरली हम उनको रिफाइन या डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर देयर एंट्रीज मस्ट बी गिवन द वाइडेस्ट स्कोप of which their meaning is fairly capable। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे
और थोड़ा सा मतलब एक्सपोजर के साथ ब्रॉड वे में हम उसको उसके मीनिंग को देखेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको एक और चीज मुझे बतानी है। एक केस है यूनाइटेड प्रोविंसेस वर्सेस आतिका बेगम का। ये 1941 का केस है और इसको देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज इनंसिएटेड दिस रूल इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इट इज सेटल्ड लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट एंट्रीज इन द 7th शेड्यूल। ये एक फंडामेंटल लॉ है कि 7th शेड्यूल में जो एंट्रीज, जो लिस्टों में एंट्रीज दी गई हैं, आर नॉट पावर्स बट पावर, दे आर जस्ट बेसिक फील्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन। ये आपके पास कोई ऐसी कोई अद्भुत शक्तियां नहीं है, ये आपके पास ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि आप उस पर लॉ बना सकते हैं, लॉ मेकिंग पावर्स है। उसके बाद द लेजिस्लेचर डिराइव्स इज पावर बाय आर्टिकल 246 एंड अदर रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, the power to make amendment is derived not from the respective entries, but under Article 246 of the Constitution। यानी कि अगर हमें कोई लॉ लेके आना है तो ये जो पावर है इसमें कोई हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल 246 से हमें पावर मिलती है। The entries in the same list are not mutually exclusive and each entry comprises within its scope all matters incidental thereto। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान के चलिए एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें जो है हमने उसके अंदर इंक्लूड कर ली। हम कोशिश ये करेंगे, मानेंगे ये कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंसिडेंटल मतलब उससे कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं वो उसके अंदर हमने इंक्लूड कर ली हैं। माइट भी एक आध चीज जो है वो किसी और एंट्री में मिले, बट दैट इज नॉट इनवैलिड। वो इनवैलिड नहीं होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा कि एजुकेशन से सिमिलर चीज किसी और एंट्री में भी डाल दी गई। आगे आइए, कोशिश ये करी जाएगी कि सारे मैटर्स उसी के अंदर माने जाएंगे। आगे आइए दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, मान के चलिए कि अगर कोई एंट्री है जो यूनियन लिस्ट में है और कोई एंट्री है जो स्टेट लिस्ट में है और वो ओवरलैप हो रही है, सिमिलर नेचर का लॉ बना दिया गया है यूनियन लिस्ट में भी और स्टेट लिस्ट में, तो क्या होगा? यूनियन लिस्ट का जो बनाया गया लॉ है वो प्रिवेल करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जिस हद तक की ओवरलैप कर, because the subject matter falls exclusively within the union jurisdiction and the state cannot legislate on it। स्टेट को सब्जेक्ट टू रहना था। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, बताइएगा मुझे। मान के चलिए दोस्तों कि अगर कोई ओवरलैपिंग हो रही है, कोई एंट्री है जो कि यूनियन लिस्ट में है, ठीक बात है, और कोई एंट्री है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ऐसे में अगर लॉ बनाया जा रहा है यूनियन लिस्ट पे और अगर लॉ बनाया जा रहा है कॉन्करेंट लिस्ट पे, कौन सा प्रिवेल करेगा? अगेन यूनियन लिस्ट का लॉ प्रिवेल करेगा। एंड द सब्जेक्ट मैटर इज ट्रीटेड एज बीइंग एक्सक्लूसिवली सेंट्रल सो एज टू डिबार द स्टेट्स फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन इट टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जिस हद तक की ओवरलैप कर रहे हैं आपको बार कर दिया जाएगा स्टेट्स को, ठीक है। आगे आइए, अब देखिएगा सिचुएशन, कोई ओवरलैपिंग है, कोई एंट्री है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है और कोई एंट्री है जो स्टेट लिस्ट में है, तो ऐसे में कौन सी प्रिवेल करेगी? फॉर्मर प्रिवेल करेगी। कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री प्रिवेल करेगी, फॉर्मर प्रिवेल्स, गिविंग बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स जुरिस्डिक्शन टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू इट रादर देन मेकिंग एक्सक्लूसिवली अ स्टेट मैटर। क्यों? क्योंकि क्लॉज 3 में हमने देखा था कि क्लॉज 3 क्लॉज 1 के भी सब्जेक्ट टू है और क्लॉज 2 के भी सब्जेक्ट टू है। लैंग्वेज समझने की बात है बेयर एक्ट की। चलिए अब आगे आ जाइए दोस्तों। दो केसेस हैं दोस्तों इसमें, इसको देखिएगा। ये हरकचंद है, हरकचंद रतनचंद बंथिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस है, एंड होचिस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। और इसमें कुछ बात करी गई थी आपके आर्टिकल 246 से रिलेटेड। कोर्ट ने यहाँ पे कहा, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड शुड बी गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ द एंट्रीज, बट सम ऑफ द एंट्रीज इन द डिफरेंट लिस्ट और द सेम लिस्ट में ओवरलैप हो सकता है।
or may appear to be in direct conflict with each other. It is then the duty of the court to reconcile the entries and bring about a harmonious construction. हम विवाद को दूर करेंगे. If it is only when reconciliation between the conflicting entries should prove impossible. अब हमें लग रहा है कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ही नहीं हो सकता है, then and only then the non-obstante clause, that is notwithstanding. Non-obstante clause का मतलब notwithstanding in article 246 mentioned above is to be invoked to give primacy to the federal power over the state or the concurrent power. फेडरल यहाँ पे यूनियन पावर की बात करी जा रही है. कहा कि हम कोर्ट्स का जिम्मेदारी ये है कि वो विवाद को सॉल्व करेंगे. अगर लग रहा है कोर्ट को कि यार अब तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, तब पार्लियामेंट को हम प्राइमेसी देंगे. नॉन ऑब्स्टेंसी क्लॉज नॉटविथस्टैंडिंग जो दिया गया है, समझे. आइए अब इसके बाद दोस्तों हम लोग सीधे आ जाएंगे डॉक्ट्रिन. आपको मैं बताऊंगी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन. पिथ एंड सब्सटेंस देख लीजिए, सीधी सिंपल सी डॉक्ट्रिन है, इसमें ज्यादा हमें कंफ्यूज होना नहीं है. हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको तैयार करना है, तो आइए इसको देखते हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज अप्लाइड जब कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस किसी लेजिस्लेचर का, या मान के चलिए कोई कानून बनाया लेजिस्लेचर ने किसी पर्टिकुलर इनैक्टमेंट से रिलेटेड, और उसको चैलेंज किया जा रहा है, विद द एंट्रीज इन डिफरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट. कि मान के चलिए देयर इज एन ओवरलैपिंग बिकॉज अ लॉ डीलिंग विद subject in one list within the competence of the legislature concerned is also touching on a subject in another list. जैसे मैंने आपको ओवरलैपिंग का एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल यूनियन के पास पावर है, सिमिलर टाइप की पावर स्टेट के पास, स्टेट ने लॉ बना दिया उसके ऊपर. अब क्या, इन सच अ केस व्हाट हैज टू बी ascertained, क्या किया जाएगा, इट इज पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द इनैक्टमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. आप इस तरह से लिख सकते हैं. आप किस तरह से लिखेंगे, आप यहाँ पर डैश करके लिख सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. इट मीन्स द ट्रू कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द लेजिस्लेशन. क्या वो जो लॉ बनाया गया है उसका ट्रू कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है. इफ ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द स्टैट्यूट, जब हमने लॉ को एग्जामिन किया, जब कोर्ट्स ने, ये डॉक्ट्रिन कौन अप्लाई करेगा, ये डॉक्ट्रिन कोर्ट्स अप्लाई करेंगे, देखने में क्या ये ओवरलैपिंग ठीक हुई है, क्या ये ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी. और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लॉ को एग्जामिन करेंगे. जब हम लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होंगे, जब हम उसको डिटेल में देखेंगे कि उसका एम क्या था, उस लॉ को क्यों बनाया गया. इफ ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टैट्यूट ये पता लगता है कि लेजिस्लेशन जो है इज इन सब्सटेंस ऑन अ मैटर असाइंड टू द लेजिस्लेचर इनैक्टिंग इट वुड बी डिक्लेयर्ड वैलिड. अगर मान के चलिए जिस एम से लॉ बनाया गया और जो लॉ, जो पावर आपको दी गई है स्टेट लिस्ट के अंदर, वो सिमिलर नेचर की है, इन सब्सटेंस है, इन कनेक्शन है, तब तो वो कानून जो है वो वैलिड करार दिया जाएगा. अब एक और चीज, लेजिस्लेटिव मैटर्स इन डिफरेंट लिस्ट आर बाउंड टू ओवरलैप एंड देयरफॉर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट्स होंगे. बाउंड टू ओवरलैप, ओवरलैपिंग हो सकती है, होती है. तो इसमें क्या है, इन सच केसेस क्वेश्चंस में बी आस्क्ड. अब इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो कोर्ट ने प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स 1947 का केस देखिए, लॉर्ड पोर्टन ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों. What in pith and substance is the effect of the enactment of which complaint is made. इस लाइन को समझिएगा, यानी कि ट्रू नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है. What in pith and substance is the effect of the enactment of which complaint is made. मान के चलिए चैलेंज जब किया गया है, कंप्लेंट मतलब जो कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है. And in what list it is it true nature and character to be found. After having ascertained the true character of law, the court must point out which of the three lists an act of that nature truly falls. हमने क्या किया, हमने लेजिस्लेचर को एग्जामिन किया, हमने उस लेजिस्लेचर ने उस लॉ के ट्रू नेचर को एग्जामिन किया. हमने देखा कि ये जो लॉ बनाया गया था, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पूरे ही भारत में इस लॉ में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होते हैं, और ये फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया एनसीईआरटी को कंपलसरी करने के लिए बनाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल
तो ट्रू नेचर हमें इसको एग्जामिन करके पता लगेगा, हम अपेरेंटली तो नहीं बता सकते हैं लॉ के अंदर क्या है। जब हमने एग्जामिन किया हमने कहा इसका कैरेक्टर तो यार ऑल नेचर का है, और इस पे क्या हो रहा है, इसको चैलेंज इसीलिए किया गया है क्योंकि स्टेट ने इस पे लॉ बना दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया है, उस लॉ का क्या करना है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर उस लॉ के अंदर कोई ऑल इंडिया ऐसी कोई प्रोविजन है जिसका इफेक्ट ऑल इंडिया बेसिस पे पड़ने वाला है, तो ये लॉ, ये जो कोर्ट है ये कह सकता है कि ये जो चैलेंज है इसको हम एक तरह से वी आर डिक्लेयरिंग इट टू बी वैलिड एंड ओनली द पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन सच मैटर्स। क्यों? क्योंकि हमने देखा, हमें पता लगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर। इन एब्सेंस ऑफ दिस रूल द लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, पर्टिकुलरली स्टेट लेजिस्लेचर्स, cannot effectively deal with the subject matter assigned to them। अगर आपको पिथ एंड सब्सटेंस का ऐसी डॉक्ट्रिन ना एग्जिस्ट कर रही हो, हमें ट्रू नेचर ही नहीं पता लग रहा है। अब कोई ट्रू नेचर, फॉर एग्जांपल किसी एक्ट का ऐसा पता लग रहा है कि स्टेट के अंदर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, और पानी से रिलेटेड कोई लॉ बना दिया। अब जनरली हम देखेंगे कि वाटर से रिलेटेड या कोई ऐसे मैटर्स जहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री जो यूनियन लिस्ट की टच हो रही है, स्टेट ने उस पर लॉ बना दिया। अगर हम उसका एम नहीं देखेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये पायस नेचर का है, ये उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाया गया है, हम ऑल इंडिया टच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट की पावर को सुपरसीड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन वी सी द ट्रू नेचर, तब हमें पता लगता है कि क्या और क्यों ये बनाया गया है लॉ, और क्या ये सही है या नहीं है। आइए आगे। अब इसके बाद प्रफुल्ल कुमार के केस में देखिएगा दोस्तों, हुआ क्या था। द क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1940। इन दिस एक्ट सेक्शन 30 था, इट प्रोवाइडेड दैट नो बोरोवर, सेक्शन 30 कहता था no borrower will be liable to pay more than a limited sum with respect to principal amount and interest। तो किसी भी बोरोवर को लाइबल नहीं करार दिया जाएगा एक लिमिटेड सम से ज्यादा पैसा देने के लिए, जैसे कि हम प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट लगाते हैं तब। अब ये जो केस है ये रिलेटेड है किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा से, 1940 का है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब हुआ क्या देखिए दोस्तों, earlier it concerned entry 28 of the federal list and entry 27 of the provincial list। Now it is entry 46 of the union list, जिसमें bill of exchange, checks, promissory notes and other like instruments, that is negotiable instruments है, and entry 30 of the state list जिसमें money lending है, money lenders है, relief of agriculture indebtedness है। तो ये क्या हुआ, ये क्लैश हुआ। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट हेल्ड लॉ विल बी वैलिड, कोर्ट ने कहा ये कानून वैलिड होगा, एंड इट विल नॉट बी एफिकेशियस इफ इट डिड नॉट इंक्लूड प्रोमिसरी नोट्स, बिकॉज प्रोमिसरी नोट्स वर इन्वॉल्व इन ऑल केसेस ऑफ लॉ। प्रोमिसरी नोट्स तो जनरली सभी केसेस ऑफ लॉ में इंक्लूडेड होते हैं। दे आर नॉट रेगुलेटिंग, यहाँ पे प्रोमिसरी नोट को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, अगर खाली टच किया जा रहा है। टचिंग ऑन प्रोमिसरी नोट्स वॉज इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट। It is basically with respect to and upon money lending, though it refers to promissory notes। भले ही क्यों ना promissory note को टच कर रहा है, बेसिकली ये मनी लेंडिंग से रिलेटेड कानून जो है वो बनाया गया है। तो कानून को यहाँ पे वैलिड करार दिया, कहा कि ये एनक्रोच कर रहा है ना, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट के एंट्री 46 को टच कर रहा है और यहाँ पे स्टेट लिस्ट के एंट्री 30 में पावर दी गई है इनको मनी लेंडिंग से रिलेटेड लॉ बनाने की। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे लॉ वैलिड है। एक और केस बताऊंगी आपको दोस्तों, केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा का। इसमें देखिएगा, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 ये इशू में था। द क्वेश्चन वाज वेदर द एक्ट फेल अंडर द एंट्री 31 ऑफ लिस्ट 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अब एंट्री 8 है लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, नेमली इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, दैट इज टू स्टे the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors। या फिर एंट्री 19 को टच करता है लिस्ट 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 41 ऑफ लिस्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन, नेमली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिकर्स। समझ रहे हो? तो कॉन्करेंट लिस्ट की और यूनियन लिस्ट में यहाँ पे विवाद है, विच इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। इट वॉज आर्ग्यूड that the prohibition on purchase, use, transport, sale of liquor
वुड अफेक्ट द इम्पोर्ट। कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है आर्ग्यूमेंट। द कोर्ट रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट हेल्ड एक्ट वैलिड है because the pith and substance, true nature of the act fell under entry 31 of list 2 and not entry 19 of list 1, even though incidentally encroach कर रहा है central legislation के, central power of legislation। कहा concurrent list के अंदर अगर लॉ बना रहे हो तो ठीक है, भले ही क्यों ना टच कर रहा है यूनियन लिस्ट को। The rule that in delimiting the legislative power of the union and the state legislature, resort is to be made to the principle of true nature, pith and substance हम देखेंगे। Find support from the expression with respect to used in clauses 1 to 4 in article 240। हम उसका true nature देखेंगे, ठीक है। आइए आगे आइए, दोनों केस याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और इससे रिलेटेड आपसे जनरली भी पूछा जा सकता है। केसेस का मेंशन जरूर करिएगा दोस्तों। इसके बाद एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये इसका मैक्सिम है, बस आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में ही इसको लिख दीजिएगा। व्हाट कैन नॉट बी, जो चीज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। सिमिलर आर्टिकल 246 के ही एंट्रीज के ऊपर ये भी डॉक्ट्रिन जो है वो लागू करी जाती है। इस डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि अपरेंटली जो लेजिस्लेचर जो लॉ पास कर रहा है वो मान के चलिए लग रहा है कि वो अपनी पावर्स के अंदर, लिमिट्स ऑफ पावर्स में ही वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी हद के अंदर ही पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन जब हम उसके डिटेल में गए, हमने देखा और हमें ये पता लगा कि उसने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया है और ज़्यादा जो पावर उसको आर्टिकल 246 में दी गई है उससे ज़्यादा उसने एक्सरसाइज करा है, तो इसको कहते हैं ट्रांसग्रेशन। और ये इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्रॉड, ये गलत है। कलरेबिलिटी इज बाउंड अप विथ इनकॉम्पिटेंसी एंड नॉट विथ बैड फेथ और इविल मोटिव। ये इनकॉम्पिटेंसी है। हम जब भी कलरेबिलिटी की बात कर लिया, कलरेबल लेजिस्लेशन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप इनकॉम्पिटेंट थे। हमें इससे मतलब नहीं है कि आपका फेथ क्या था, आप मोटिव क्या था, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इतना पता है आपके पास पावर ही नहीं थी लॉ बनाने की। अब इससे रिलेटेड एक केस है, कामेश्वर सिंह का केस देख लीजिएगा। इट इज द बेसिक केस, द ओनली केस वेयर द लॉ हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसके फैक्ट्स आप चाहें तो आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों हम आगे आएंगे। इसके बाद से जो आर्टिकल्स हैं इसको बस हमें जनरली पढ़ना है। 2 आर्टिकल्स थे जिसको आपको बहुत ध्यान से, दोस्तों मैं मतलब आपको फ्रॉम हार्ट टू हार्ट आई एम टेलिंग यू, just try and enjoy these articles, just try and see the beauty of the constitution, how everything has been framed। 247 में यहाँ पे दिया गया है कि अगर मान के चलिए एडिशनल कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है, सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स को बनाया जा रहा है, तो पावर किसके पास होगी। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, पार्ट 11 में क्या दिया गया है। पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना सकती है एडिशनल कोर्ट्स के लिए, और बेसिकली ये एडिशनल कोर्ट्स क्यों बनाए जाएंगे, लॉज के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेड बाय द पार्लियामेंट और ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर एनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। तो ये बनाया जा सकता है। आगे आइए, बस सिर्फ आपको याद रखना है एडिशनल कोर्ट्स। 248 रेजिडुअरी पावर। मैं आपको रेजिडुअरी पावर के बारे में सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी। आपका ये जिम्मेदारी है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है आर्टिकल 248 रेजिडुअरी पावर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लास में। इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है। व्हाट इज रेजिडुअरी पावर। आर्टिकल 246 क्लॉज 1 हमने देखा, क्लॉज 2 हमने देखा, क्लॉज 3 हमने देखा, क्लॉज 4 हमने देखा। मान के चलिए सारी पावर हमने देख ली। फिर उसके बाद हमने 7 शेड्यूल में 3 लिस्टों के बारे में मैंने आपको बताया। कोई ऐसा मैटर जो उन तीनों लिस्टों में नहीं है, उस पर अगर लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा। ये हो सकता है, थिंग्स बाउंड टू हैपन, और अगर ऐसा हो गया तो हु विल बी मेकिंग द लॉ ऑन सच मैटर विच इज नॉट गिवन इन लिस्ट 1, 2, 3, हु इज गोइंग टू मेक द लॉ। तो यहाँ पे याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो कि इन्यूमरेटेड नहीं है कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में तो पावर वैसे भी है।
Such power shall include the power of making any law, imposing a tax, which is not mentioned in either of those lists. तो ये रेसिड्यूरी पावर के बारे में बात करता है यूनियन पार्लियामेंट लिस्ट 1। चलिए आगे आ जाइए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे सीधे आर्टिकल 249 पे। आर्टिकल 249 में दो चीजें, देखिए सफा बाद में करूंगी, ज्यादा समय आपका लूंगी नहीं। 249 में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। 249 का एक तो आपको हेडिंग याद करनी है। क्या हो रहा है? पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है। किस पे बना रहा है? यूनियन लिस्ट पे नहीं, स्टेट लिस्ट पे बना रहा है। कब बना रहा है? जब मामला नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जब मामला नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, तो इस पे पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। किस पे? स्टेट लिस्ट पे। तो इससे मतलब नहीं है notwithstanding anything foregoing provisions of this chapter, if the council of states, now you have to remember this, राज्यसभा। क्या पढ़ा आपने कभी? क्या आपने सुना राज्यसभा को हम कहीं पे पावर दे रहे हैं? 249 में हमने पावर दी है। तो राज्यसभा ने जब अपने रेजोल्यूशन में डिक्लेयर किया है, अब रेजोल्यूशन भी इसका पूछा जाता है कैसे सपोर्ट किया गया है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। राज्यसभा ने डिक्लेयर किया है कि ये नेसेसरी है, एक्सपीडियंट है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाए विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी या फिर अदर मैटर्स जो स्टेट लिस्ट में दिए गए, तो वो लॉ बना सकती है पूरे भारत के लिए, किसी पार्ट के लिए। जो रेजोल्यूशन दिया गया है क्लॉज 1 में, ये इन्फोर्स रहेगा नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब इसका प्रोवाइजो यहाँ पे कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ सो ऑफन एज अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएंस, कंटिन्यू कर रहे हो तो आप कर सकते हो। सच रेजोल्यूशन शैल कंटिन्यू इन फोर्स फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के लिए बनाया जाएगा, कंटिन्यू करना है तो 1 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, ये इसका प्रोवाइजो कहता है। क्लॉज 3 पे आइएगा। क्लॉज 3 कहता है कोई भी लॉ जो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑन क्लॉज 1, ऐसे पावर नहीं थी पार्लियामेंट के पास, लेकिन क्लॉज 1 के अंदर आर्टिकल 249 की पावर मिली है। टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकॉम्पिटेंसी सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन, जिस हद तक के इनकॉम्पिटेंट थे आप, उस हद तक की ये सीज कर जाएगा ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जैसा ही रेजोल्यूशन का टाइम एंड होता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपका ये जो लॉ है वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। याद रखिएगा नेशनल इंटरेस्ट, याद रखिएगा द मेजॉरिटी, याद रखिएगा कब तक की, और याद रखिएगा सीज विद इन 6 मंथ्स। सीधे सीधे दोस्तों आएंगे आर्टिकल 250 पे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आर्टिकल 250 यहाँ पे बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन स्टेट लिस्ट, अगर इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन में है। अब अगर इमरजेंसी लागू है देश में, तो ऐसे में पार्लियामेंट के पास तो पावर होगी ना स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की, वही चीज दी गई है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, पार्लियामेंट शैल व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज इन ऑपरेशन हैव पावर टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी एनी मैटर्स विच आर गिवन इन द स्टेट लिस्ट। क्लॉज 2 कहता है अगर कोई लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, वो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं थी, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी इसीलिए पावर आई है, तो अगेन इनकॉम्पिटेंसी के लिए सीज कर जाएगा ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। बस 250 में ये दिया गया है, इसमें राज्यसभा की बात नहीं करी गई। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो जो हमें इमरजेंसी में हम पढ़ेंगे ना, उसको और ज्यादा मजबूत 250 में किया गया है। इसके बाद दोस्तों 251 यहाँ पे कहता है कि मान के चलिए आर्टिकल 249 या 250 में कोई इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर 249 एंड 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। तो ऐसे में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है, क्या कहा गया है, नथिंग इन आर्टिकल 249 एंड 250 शैल रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक एनी लॉ विच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज पावर टू मेक। कहा कि स्टेट के पास जो पावर है लिस्ट 3 के अंदर उस पर लॉ बनाए, बट इफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज रिपग्नेंट, अगर कोई ऐसा लॉ का कोई ऐसा प्रोविजन अगेंस्ट हो रहा है, रिपग्नेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, कोई ऐसा प्रोविजन से जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है अंडर द सेड आर्टिकल्स, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वेदर पास्ड बिफोर or after the law made by the legislature of the state shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall to the extent of repugnancy, but so long only as the law made by the parliament continues to have effect, be inoperative. Simple सी बात। 251 याद रखिएगा पहली चीज, क्योंकि अभी हमें 254 भी पढ़ना है, तो अभी इसको बचा के रखना है। 251 दो चीजों की बात करता है, 249 नेशनल इंटरेस्ट,
250 इमरजेंसी, कोई भी लॉ बनाया गया, स्टेट ने बना दिया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया, पार्लियामेंट ने भी बनाया। अब मान के चलिए इसका आर्टिकल, इसका इस स्टेट का बनाए गए लॉ का सेक्शन 26 है जो पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का बनाया गया लॉ प्रिवेल कर जाएगा, पार्लियामेंट का बनाया गया लॉ प्रिवेल कर जाएगा। वैसे स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की, बना लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर दी गई है। अगर कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। अब पार्लियामेंट का लॉ मान के चलिए सिर्फ 2 महीने तक की वैलिड रहेगा, अब इसके बाद सिर्फ 2 मंथ्स तक की वैलिड रहेगा। तो 2 मंथ्स के बाद जो है वो स्टेट का बनाया गया जो लॉ है वो प्रिवेल कर जाएगा, स्टेट का बनाया गया लॉ वो फिर से वैलिड हो जाएगा, सिर्फ उस हद तक की जब तक कि पार्लियामेंट का बनाया गया लॉ जो है वो इन इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने स्पेशल पावर दी है भाई, यहाँ पे हम स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट को पावर दे रहे हैं लॉ बनाने की। 251 इसको भी क्लियर कर देता है। आगे आइए, इसको हटा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, आर्टिकल 252 देखिए दोस्तों, बात करता है यहाँ पे 2 और मोर स्टेट्स की। बस इसमें इतना याद रखिएगा, ज्यादा इसमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 252 टॉक्स 252 व्हेन 2 इट इज टॉकिंग अबाउट 2 स्टेट्स, ठीक है, पिक्चर नहीं आर्टिकल। तो ये हो गया 252। 253 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, 253 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। 245 में हमने एक्सटेंड देखा, 246 में हमने डिवीजन देखा, 247 में मैंने एडिशनल कोड्स बताया, 248 में मैंने रेसिड्यूरी पावर बताया, 249 में मैंने नेशनल इंटरेस्ट बताया, 250 में मैंने इमरजेंसी बताया, 251 में मैंने उन दोनों के बीच में रिपग्नेंसी बताई, 252 में 2 स्टेट्स, 253 में इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को ऐसे लेजिस्लेशन जो इफेक्ट देते हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को, इसके बारे में बात करी गई है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की पूरे भारत के लिए, किसी पार्ट के लिए, किसी ट्रीटी, अग्रीमेंट या कन्वेंशन को इफेक्ट में लाने के लिए विद एनी अदर कंट्री और कंट्रीज और एनी डिसीजन मेड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। So this power exists in Article 253 and it is very important also. So what has been asked? Only 245, 246 is important for mains point of view and all the other articles are important for prelims point of view. I hope you get it. आगे आइए। अब इसके बाद दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी जो मैंने आपको बताया था अभी 254 बच रहा है। अब 254 पे आइए दोस्तों। 254 क्या कहता है? 254 कहता है कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून और स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए गए कानून में एक कॉन्फ्लिक्ट है। हमने वहां पे क्या देखा 251 में, वहां पे स्टेट लिस्ट में हमने पार्लियामेंट को पावर देके रखा है, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा है। तो क्लॉज 1 कहता है इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट is repugnant to any provision of a law made by the parliament which parliament is competent to enact। तो competent state legislature और parliament कब होता है? concurrent list में ज्यादातर होता है। और to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, then subject to the provisions of clauses 2 यानी कि जो क्लॉज 2 में दिया गया है ऑफ आर्टिकल 254 उसके मद्देनजर रखते हुए जो लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर 23 जून 1996 को स्टेट ने लॉ बनाया है उस पर्टिकुलर मैटर पे। अब इन्होंने जून में बनाया हो, जनवरी में बनाया हो 1996 या दिसंबर 1996 में बनाया हो, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। Or as the case may be, the existing law shall prevail and the law made by the legislature of the state shall to the extent of repugnancy, जिस हद तक कि आप कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हो पार्लियामेंट के, हम आपको तोड़ के रख देंगे, हम वर्ड डिक्लेयर करें। क्या समझे? हमने यहाँ पे समझा कि कोई ऐसा मैटर है, ऐसा मैटर जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया। अब वो क्या है? रिपग्नेंट है, ठीक है। द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वेदर पास बिफोर, अब यहाँ पे कहाँ पे हमें पता लग रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ये रहा। टू द एक्सटेंट ऑफ द रिपग्नेंसी बी वॉइड,
if a provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision made by the parliament, जो पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है, या कोई ऐसा प्रावधान एग्जिस्टिंग लॉ का विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दिया गया है। कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, मान के चलिए मोटर व्हीकल्स एक्ट से रिलेटेड कोई कानून जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अब स्टेट ने कोई लॉ बना दिया जो उससे कॉन्फ्लिक्ट में है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्यों क्लॉज 2 देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कहा है सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस, देन सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस, देन सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस, ये यहाँ पे दिया गया। आइए इसको देखते हैं। तो क्लॉज 2 कहता है वेयर अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, कहता है यहाँ पे प्रेसिडेंट की थोड़ी सी पावर आ जाती है, देखते हैं इसको। कहता है अगर कोई स्टेट का बनाया गया लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है भैया, कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है, स्टेट ने लॉ बनाया है और इसमें कोई ऐसा प्रावधान है जो कि अर्लियर लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है या एग्जिस्टिंग लॉ विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैटर, अब उसी मैटर पे पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया या कोई एग्जिस्ट कर रहा था लॉ जिससे स्टेट का बनाया गया लॉ रिपग्नेंट है, देन द लॉ सो मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ सच स्टेट, यानी कि अब ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, पार्लियामेंट को साइडलाइन किया गया है इसमें। लेजिस्लेचर ऑफ सच स्टेट शाल if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent prevail in that state, अगर कोई ऐसा लॉ जो स्टेट ने बना दिया है उसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिजर्व करवा दिया है और प्रेसिडेंट का असेंट जो है मिल गया है, तो वो स्टेट का बनाया गया लॉ प्रिवेल कर जाएगा। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग in this clause shall prevent the parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying, repealing the law so made by the legislature of the state। धर पटक प्रतियोगिता चल रही है। हुआ क्या? पहले हमने कहा पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, हमने कहा कि भैया तुमने पहले बनाया हो, बाद में बनाया हो, आज बनाया हो, कल बनाया हो, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक बात है। कहा सब्जेक्ट टू, ठीक है सब्जेक्ट टू, आइए क्लॉज 2 में। कहा स्टेट ने लॉ बना दिया था, तुमने भी लॉ बनाया, लेकिन स्टेट ने क्या किया? एक कदम आगे है स्टेट ने क्या किया? प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिजर्व किया हुआ था और मिल गया उसको असेंट। अब कहा कि ये भैया स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, फिर पटक दिया, पटकनी दे दी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कहाँ शांत होने लगा? प्रोवाइजो में दे दिया कि पार्लियामेंट चाहे जब ये स्टेट के बनाए गए लॉ को रिपील कर सकता है, वेरी कर सकता है, अमेंड कर सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया हुआ। तो 254 में ये हमने देख लिया है। आगे आ जाइए दोस्तों, इफेक्ट ऑफ रिपग्नेंसी, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल जो 254 में दिया गया है जब अराइज होता है जब सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ हैपन टू बी रिस्पेक्ट द सेम मैटर इन द कॉन्करेंट लिस्ट, देयर इज रिपग्नेंसी बिटवीन दम। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट है, रिपग्नेंसी बिटवीन टू स्टैट्यूट सेंट्रल और स्टेट अराइजेज इफ देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज ये जो लॉ है पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं और ये इर्रिकंसिलेबल, मतलब इसको रिकंसाइल कर ही नहीं सकते हैं। एंड इफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑक्यूपाई द सेम फील्ड, इसको कहते हैं ना सेम ऑक्यूपेंसी ऑफ द सेम फील्ड, ऑक्यूपाइड फील्ड। तो ये भी चीज हम लोग इसके अंदर देखते हैं। Because of Article 254 Clause 1, power of the Parliament to legislate in regard to a matter in List 3 supreme है and gives overriding effect to the provisions of a law made by the Parliament which the Parliament is competent to enact। Parliament को पास ये 2 होनी चाहिए लिस्ट, Parliament के पास पावर है, ज्यादा पावर है, overriding पावर है, इफेक्ट है। What is the meaning and correct scope of Clause 1? It would apply to all cases of repugnancy between central law and state law which belongs to concurrent list. The word concurrent list appears to quality only the existing law, which means in concurrent list appear to qualify only existing law area in case of repugnancy। तो concurrent list का कहने का मतलब ये है कि लॉ बनाया हुआ है, existing law है, या मान के चलिए concurrent list के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना दिया और सेम मैटर पे स्टेट ने लॉ बना दिया। तो 2 चीजें निकल के आती है जो मैंने आपको बता दी थी। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आर्टिकल 255 आ रहा है। 255 यहाँ पे बात करता है रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन की। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको एक बार देख लीजिए।
रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शन टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली। इसको सिर्फ हम प्रोसीजरल मैटर मानेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे इसको। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट एंड नो प्रोविजन इन एनी सच एक्ट शैल बी इनवैलिड। इसको इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा सिर्फ इस रीजन से कि कोई रिकमेंडेशन या कोई प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको नहीं दिया गया। इफ द असेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन वेयर द रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड वाज दैट ऑफ द गवर्नर, आइदर गवर्नर और विद प्रेसिडेंट, दे दिया असेंट। रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड था राष्ट्र प्रमुख से, राष्ट्र प्रमुख ने दे दिया या प्रेसिडेंट ने दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। रिकमेंडेशन या प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड था प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ने दे दिया। तो इससे रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेशन और सैंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मत उठाइए, वो हम ठीक ही मानेंगे। बस दोस्तों, ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में मैं आपको नीचे से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा, मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद में मत बोलिएगा मुझसे। आइए इसको बता देती हूँ मैं। 263 याद रखिएगा, प्रीलिम्स मास्टर जो है जितने भी बच्चे उनको पता होगा, इंटर स्टेट काउंसिल बहुत बार पूछा, बहुत बार। फिर उसी तरह से वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड एक और जो है वो प्रोविजन यहाँ पे दिया गया 262 में। 261 आपको गिन भी नहीं सकते कितनी बार पूछा गया है। 260 रेडी रखिएगा, 258A, 258, 257, 256 ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका कोई तोड़ नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत स्टेट्स को बड़ी मतलब दिल फील बैड what powers are existing and what in practice they are having and what is the difference between the powers given to the parliament and the states। तो आर्टिकल 256 यहाँ पे कहता है जो एग्जीक्यूटिव पावर है हर स्टेट की, इट शैल बी सो एक्सरसाइज, इस तरह से एक्सरसाइज करी जाएगी, ये इंश्योर किया जाएगा कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज है उनसे कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ which applies in that state and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। Government of 256 बहुत important है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। हम लोगों को पता है, इससे ये लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्शंस देंगे और स्टेट का काम है उन डायरेक्शंस पे चलना। जो कुछ भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आया है उसके अकॉर्डिंग चलना। डायरेक्शंस का मतलब क्या है, हम आपको काम करने का तरीका बता रहे हैं, आपको उसी हिसाब से काम करना है। तो इट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड विद दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट। हम इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे कि यूनियन के बनाए गए लॉज और यूनियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे हम कंप्लायंस में हो। एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाइज इन दैट स्टेट एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड। और यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस हद तक की अवेलेबल है कि वो स्टेट को डायरेक्शंस भी देंगे कि आपको किस तरह से काम करना है, विच इज नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। अब इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 257 है। आर्टिकल 257 आप बेयर एक्ट से रीड कर लीजिएगा, बहुत कुछ इसके अंदर हम नहीं देखते हैं। ये 4 चीजें बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी आर्टिकल 257 के अंदर, आप बेयर एक्ट से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बैलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। जैसे कि सबसे पहले क्लॉज में दिया गया है कि जो स्टेट्स हैं वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, कभी भी कोई बीच में अड़चन नहीं डालेंगी यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे, और यूनियन जो है वो डायरेक्टिव्स देगा, डायरेक्शंस देगा स्टेट को, जैसा भी यूनियन को लगता है सही, ये काम यूनियन कर सकता है। ये देखिए, shall be so exercised as not to impede, prejudice the exercise of the executive power of the union, और वो डायरेक्शंस देंगे स्टेट्स को जो भी नेसेसरी है। फिर देखिए, नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है। जो यूनियन है कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू दी, हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो लॉ मेकिंग रिलेशंस खत्म हो गए आपके। यूनियन कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट्स रिगार्डिंग मैटर्स जो नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के हैं, सिग्निफिकेंस के हैं, ये भी कर सकता है यूनियन। फिर उसके बाद नेशनल हाईवेज और वाटरवेज, पार्लियामेंट यहाँ पे डेजिग्नेट कर सकता है कुछ रोड्स को, कुछ वाटर बॉडीज को कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, और यूनियन ये देख सकता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये भी यूनियन के पास आ सकती हैं। ओवरसी कर सकता है यूनियन कि मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसको देखें एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स। तो ये रोड्स और वाटर बॉडीज से रिलेटेड है, ये करा जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए,
जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए रेलवेज के बारे में दिया गया, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज बिटवीन द स्टेट्स, विद इन द स्टेट्स, ये भी एक्सटेंड करेगा यूनियन का पावर। और लास्टली रेलवे प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये हाईवे, restricting the power of the parliament to declare highways or waterways, nothing in this clause, ठीक है। आइए उसके बाद लास्टली रेलवे प्रोटेक्शन, यूनियन कैन गाइड स्टेट्स ऑन सेफगार्डिंग रेलवेज इफ स्टेट्स इनकर एडिशनल एक्सपेंसेस ड्यू टू दीज डायरेक्टिव्स, एनी डिसएग्रीमेंट्स आर सेटल्ड थ्रू आर्बिट्रेशन लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान के चलिए कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस लगा रहे हैं कि भैया प्रेशर है ऊपर, यूनियन गवर्नमेंट का, आपकी केंद्र सरकार का प्रेशर आ रहा है और हमें ये एक्सेस अमाउंट लगाना है, तो ऐसे में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों आगे आएंगे अब हम लोग। अब इसके बाद आर्टिकल 258 है। दोस्तों आर्टिकल 258 यहाँ पे यूनियन की पावर के बारे में बात करता है, पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। तो नॉटविथस्टैंडिंग इन एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इंट्रस्ट कंडीशनली, यानी कंडीशन लगा के या अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशन, टू दैट गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स को फंक्शंस इन रिलेटिंग टू एनी मैटर्स। मान के चलिए यूनियन गवर्नमेंट की वो काम है बट वो चाहे तो उस पर्टिकुलर राज्य सरकार से भी करवा सकते हैं। अब a law made by the parliament which applies in any state may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the legislature of a state has no power to make laws, confer powers, impose duty, ये भी कर सकता है parliament, with the, whereby the virtue of this article power and duties have been conferred or imposed upon a state, या किसी ऑफिसर को आपने अथॉरिटी को पावर दे के रखी है, यहाँ पे क्या करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको पैसा देगा भैया, सम देगा जो भी अग्री करा है, और अगर कोई डिफॉल्ट है तो यहाँ पे अगेन वही CGI के द्वारा आर्बिट्रेटर इसको सॉल्व करेगा। फिर दोस्तों आर्टिकल 258A, यहाँ पे क्या दिया गया, आर्टिकल 258A प्लीज याद रखिएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंसर्ट किया गया था। पावर ऑफ द स्टेट्स टू इंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन, कहा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर। अच्छा इसको एक बार देख लीजिएगा, ये गवर्नर है या गवर्नमेंट है, बहुत सारी बेयर एक्ट्स में, प्लीज डू चेक इट, मेनी बेयर एक्ट्स मेंशन गवर्नमेंट एंड मेनी बेयर एक्ट्स मेंशन गवर्नर, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने तो जो करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की जो बेयर एक्ट है उससे निकाला है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली टू दैट गवर्नमेंट और टू इट्स ऑफिसर्स फंक्शंस in relation to any matters to which the executive power of the state extends. So, notwithstanding anything in this constitution, the governor of a state may, with the consent of the government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that government or to its officers, अपने government या officers को वो functions दे सकते हैं, consent होना चाहिए government of India का। 260 पे आइए दोस्तों, यहाँ पे jurisdiction की बात करी गई है of union in relation to territories which are outside India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाय अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी टेरिटरी नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया की टेरिटरी, अंडरटेक एनी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर या जुडिशियल फंक्शंस अंडरटेक कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ सच टेरिटरी, बट एवरी सच अग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द गवर्न्ड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू द एक्सरसाइज ऑफ फॉरेन जुरिस्डिक्शन फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। कोई भी लॉ जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड अभी हमारा एप्लीकेबल है उसके थ्रू गवर्न किया जाएगा। सिंपली आर्टिकल 260 में कहा गया है भारत की टेरिटरी के बाहर कोई टेरिटरी है और उनसे हम कोई फंक्शंस ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशियल फंक्शंस ले रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो करेंटली जो लॉ लागू किया गया है रिगार्डिंग फॉरेन जुरिस्डिक्शन उसके मद्देनजर रखते हुए ही होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। पब्लिक एक्ट्स, records and judicial proceedings, it is just like a shapath, just like a confidence we are showing, the confidence which the constitution is showing to what, to the public acts, to records and judicial proceedings. Full faith and credit clause, where is the full faith and credit clause? It is given in article 261 clause 1. Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, to records, to judicial proceedings of the union on of and of every state. The manner in which and the conditions under which such acts, proceedings, records referred to in clause 1 shall be proved and the effect thereof, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा कि इसको प्रूव कैसे किया जाएगा।
कोई भी पब्लिक एक्ट है, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, कोई भी जजमेंट्स है, कोई भी सम्मन, कोई भी वारंट, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जो भी फाइनल जजमेंट्स हैं या ऑर्डर्स हैं जो डिलीवर करे गए हैं, पास किए गए हैं बाय सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन दैट टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर ये सारी चीजें ना हो तो हम किस तरह से, वेयर इज द कॉन्फिडेंस? तो कॉन्फिडेंस हमें यहाँ से मिलता है, यहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट देता है और पब्लिक एक्ट्स को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को और रिकॉर्ड्स को। 262 मैंने आपको बता दिया, ये वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स है। पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना सकता है। एडजुडिकेशन, बहुत सारी ऐसी, देखिए साउथ में बहुत सारे ऐसे रिवर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं और पार्लियामेंट इससे रिलेटेड लॉ बना सकता है। और नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा ये भी कह सकता है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना कोई अन्य कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा ऐसी डिस्प्यूट्स पे या कंप्लेंट्स पे एज आर रेफर्ड इन क्लॉज 1। और उसके बाद लास्टली आपका इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दिया गया है और जब भी ज़रूरी लगता है अपीयर्स प्रेसिडेंट को कि पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाय द इंटर स्टेट काउंसिल, तो वो कर सकते हैं। ये इसके कंडीशन है, ये आप देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको लर्न करना। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। 3 क्वेश्चंस आपके लिए बड़े धमाकेदार हैं। अब आप लोग बताइएगा, ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता है आप लोगों को। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, आप बताइएगा क्योंकि आप सही जज हो, आप अपने जज हो खुद, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ही नेक्स्ट सेशन से, अभी हमारे 7 लेक्चर्स 6-7 लेक्चर्स बच रहे हैं, तो ही मिलेंगे, वरना मैं नहीं दूंगी आपको ये मेंस के क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस है आपके पास, 4 क्वेश्चंस बल्कि। एंड सिमिलरली इट गोज विद दी प्रीलिम्स क्वेश्चन। अगर आपको लगे ज़रूरी, इफ यू रिक्वायर्ड इट देन ओनली आई विल गिव इट टू यू, आई विल नॉट मेक एडिशनल एफर्ट्स। So whether legislature of a state can enact a law with respect to a matter enumerated in the concurrent list repugnant of provisions of an earlier law made by the parliament? 4 options are: no, yes with the prior permission of the government, yes with the prior permission of the president, yes but the law made should receive the assent of the president। इसी के साथ दोस्तों आज की सेवा समाप्त। मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।